नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोव्स पर। एक कहावत है कि अगर शेर कुछ दिन शिकार ना करे तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो शेर शिकार करना भूल गया है और जंगल का कोई दूसरा जानवर ये भी ना समझ बैठे कि मैं ही शेर हूं। ये कहावत जो है वो चाइना के लिए बिल्कुल फिट बैठ रही है, जो कि अपने आप को अभी शेर समझ रहा है। चलिए आज हम लोग एक स्पेसिफाइड टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जिसमें हम लोग आज बात करेंगे यूएसए, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के बारे में। रिसेंटली आप लोग को पता होगा कि ऑकस डील सितंबर 2021 के अंदर हुई थी, जिसके तहत यूएसए और ब्रिटेन मिलकर ऑस्ट्रेलिया को कुछ न्यूक्लियर पावर सबमरीन जो हैं वो उसको देने वाले हैं। तो रिसेंटली इस डील के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि एशियन नाटो, जिसको क्वाड जो है वो कहते हैं, मतलब हम लोग ये भी कह सकते हैं कि क्वाड को चाइना ने एशियन नाटो कहा है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि क्वाड पर क्या इफेक्ट इसका पड़ने वाला है। क्या भारत को इस डील के अंदर शामिल होना चाहिए था? अगर भारत इस डील से बाहर है तो उसके रीजंस क्या है? क्या वाकई में वो शेर भारत है जो कि अभी शांत बैठा हुआ है जंगल में, जब समय आएगा तब शिकार करेगा? हम लोग देखेंगे इस लेक्चर के अंदर कि इंडो पैसिफिक रीजन इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो लेक्चर में आप लोग अंतिम तक बने रहना। हम लोग आज ऑकस ग्रुप के बारे में चर्चा करने वाले हैं और रिसेंटली न्यूक्लियर पावर सबमरीन जो है वो अब जाने वाली हैं किसके पास में? ऑस्ट्रेलिया के पास में। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने लेक्चर के अंदर आगे। रिसेंटली कुछ न्यूज़पेपर्स ने इसको कवर किया है कि ऑकस ग्रुप जो है वो अब अपना काम करना शुरू कर रहा है। 13 मार्च 2023 के दिन ये न्यूक्लियर डील जो है वो बिल्कुल जमीनी स्तर पर जो है वो आ चुकी है। क्या है इस न्यूक्लियर डील के अंदर, समझते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहले आप लोगों को ये रीजन जो है वो समझना पड़ेगा। इस रीजन के अंदर जो इंडो पैसिफिक रीजन में हम लोग बात कर रहे हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया को घेरने की बात की जा रही है, एक तरफ है यूएसए, दूसरी तरफ है इसके अंदर यूनाइटेड किंगडम और तीसरी तरफ है ऑस्ट्रेलिया। ये तीनों मिलकर इंडो पैसिफिक, मतलब यहां पर देखिए यह है इंडियन ओशियन, यह है पैसिफिक ओशियन। दोनों को अगर हम लोग मिला देंगे तो हम लोग कहेंगे कि ये इंडो पैसिफिक रीजन है। इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर चाइना को घेरने की जो रणनीति है उसके तहत ही ऑकस ग्रुप को निर्मित किया गया है। और इसको बनाया कब गया था? सितंबर 2021 के अंदर। और एग्जैक्ट डेट की अगर हम लोग बात करें तो वो है 16 सितंबर 2021 के अंदर ऑकस ग्रुप जो है इसको बनाया गया था। जैसे नाम से ही आप लोग देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया है, यूके है और यूएस, तीनों मिलकर एक एग्रीमेंट करते हैं और उस एग्रीमेंट में ये डिसाइड करते हैं कि हम लोग ऑस्ट्रेलिया को जो है वो न्यूक्लियर सबमरीन प्रोवाइड करवाएंगे। सबसे पहली बात तो यह है कि क्या ऑस्ट्रेलिया के पास में न्यूक्लियर पावर सबमरीन नहीं है? जी बिल्कुल नहीं, ऑस्ट्रेलिया के पास में न्यूक्लियर पावर सबमरीन नहीं है। तो क्या भारत के पास में है? बिल्कुल, भारत के पास में न्यूक्लियर पावर सबमरीन भी है और न्यूक्लियर वेपन भी है। आईएनएस अरिहंत का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जिसको 2016 के अंदर कमीशन किया गया था। और भी उसके कई वर्जन जो हैं वो अभी नेवी के अंदर कमीशन किए जाने बाकी हैं। तो 2016 के अंदर ही ऑलरेडी इंडिया जो है वो न्यूक्लियर पावर कंट्री जो है वो बन चुका है। तो सबसे पहले यहां पर यह जरूरत है कि ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर पावर सबमरीन की जरूरत थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया पहले डर रहा था कि कहीं ऑस्ट्रेलिया के न्यूक्लियर सबमरीन लेने से चाइना जो है वो नाराज नहीं हो जाए। ये पहले की बातें थी, लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया जो है वो खुलकर सामने आ रहा है। चलिए इस डील के बारे में हम लोग बात करते हैं। 3 देश जो है वो इस डील के अंदर है। कौन कौन से देश हैं? सबसे पहले देखिए ऑस्ट्रेलिया है, फिर ब्रिटेन है और फिर अमेरिका है। ये तीनों देश जो है वो मिलकर क्या करेंगे, यानी कि 2 देश जिसको हम लोग कह रहे हैं अमेरिका और ब्रिटेन, वो लगभग 8 जो है वो न्यूक्लियर सबमरीन किसको प्रोवाइड करवाएंगे? ऑस्ट्रेलिया को। क्या वाकई में ब्रिटेन इस डील के अंदर शामिल है? तो देखिए ये जो 8 सबमरीन जानी है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, शुरुआत में लगभग 3 जो है 3 सबमरीन वो यूएसए प्रोवाइड करवाएगा। किसको? ऑस्ट्रेलिया को। इसके बाद में अगर जरूरत रही तो फिर एडिशनली 2 सबमरीन जो हैं वो यूएसए के द्वारा और ऑस्ट्रेलिया को भेज दी जाएगी। लेकिन इसमें फिर ब्रिटेन का क्या रोल है? देखिए ब्रिटेन का इसमें कोई खासा रोल नहीं है, क्योंकि ब्रिटेन का और ऑस्ट्रेलिया का रोल बिल्कुल एक जैसा है। लेकिन इसमें रोल के अंदर क्या डिफरेंस है? देखिए अगर हम लोग यूएसए की बात करें तो यूएसए इसमें टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करेगा, जबकि यूके और ऑस्ट्रेलिया दोनों जो है वो मैन्युफैक्चरिंग कंट्री है। दोनों इस न्यूक्लियर सबमरीन को बनाएंगे, ठीक है, दोनों इसको मैन्युफैक्चर करेंगे, जबकि टेक्नोलॉजी के अंदर साइंटिफिक तरीके से जितने भी साइंटिस्ट है वो हेल्प किसके करेंगे? यूएसए के। ये जो एक न्यूक्लियर सबमरीन है उसकी लाइफ साइकिल 30 साल की रहने वाली है। मतलब अगर एक
न्यूक्लियर सबमरीन वर्क करना शुरू करेगी तो अगले 30 साल तक वो वर्क करती रहेगी। 100 क्रू मेंबर जो है 100 क्रू मेंबर इसके ऊपर तैनात हो सकते हैं और लगभग इसके अंदर $245 मिलियन जो है इतना खर्च आया है। क्या वाकई में न्यूक्लियर सबमरीन इतनी जरूरी है? देखिए, इससे पहले हम लोग ट्रेडिशनल जो सबमरीन्स होती है इनका यूज करते थे, जो कि बैटरी ऑपरेटेड और डीजल ऑपरेटेड रहती थी। ये हमेशा ऑक्सीजन को लेने के लिए जैसे ही ऊपर की तरफ आती थी, सतह पर आती थी, तो कोई भी दूसरा देश जो कि एनिमी कंट्री है वो उसको डिटेक्ट कर लिया करता था और इससे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होती थी। लेकिन न्यूक्लियर सबमरीन अगर एक बार डिप करती है पानी में तो कई समय तक जो है, बहुत लंबे समय तक वो पानी के अंदर रह सकती है। अच्छा, यहां पर देखिए, एक सोचने वाली बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो ऑस्ट्रेलिया इस सबमरीन को ले तो रहा है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को केवल और केवल न्यूक्लियर सबमरीन जो है वो दी जा रही है, ना कि न्यूक्लियर वेपन। जबकि भारत के पास में न्यूक्लियर सबमरीन भी है और न्यूक्लियर वेपन भी है। जैसे बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं वो इंडिया के पास में हैं, लेकिन यहां पर ऑस्ट्रेलिया के पास में केवल न्यूक्लियर सबमरीन जा रही हैं, ना कि न्यूक्लियर वेपन्स जा रहे हैं। तो यूएसए जो है वो केवल और केवल इसमें टेक्नोलॉजी की हेल्प करने वाला है। लेकिन अब सोचने की बात यह है कि इंडो पैसिफिक रीजन वाकई में इतना महत्वपूर्ण है कि क्या पूरा का पूरा जो एशिया है, साउथ एशिया है, इस पर कंट्रोल कर सकते हैं? तो इतना महत्वपूर्ण क्यों है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए, अगर पूरे हम लोग विश्व की बात करें तो पूरे विश्व की 65% पॉपुलेशन जो है वो साउथ एशिया के अंदर या इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर हम लोग कहें तो यहां पर रहती है और पूरे वर्ल्ड जीडीपी के अंदर 62% जो है वो कंट्रीब्यूट करती है। अगर हम लोग ग्लोबल ट्रेड के अंदर देखें तो 46% जो है वो ग्लोबल ट्रेड के अंदर इंडो पैसिफिक रीजन पार्टिसिपेट करता है। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है ये तो आप लोग समझ ही सकते हैं। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और ब्रिटेन मिलकर इंडो पैसिफिक रीजन जो है इस पर पूरी तरीके से चाइना को जो है वो कंपीट करना चाहते हैं। क्योंकि आप लोग को पता है कि चाइना की एक पॉलिसी है ड्रैफ्ट, जिसको हम लोग कहते हैं कि वो क्या करता है, किसी दूसरे देश को पैसा उधार देता है। जब वो पैसा चुका नहीं पाता है दूसरा कंट्री, तो फिर उसके ऊपर कई सालों की लीज जो है वो लगा देता है। जैसे श्रीलंका का हम लोग एग्जाम्पल ले तो श्रीलंका के अंदर हम्बनटोटा बंदरगाह है, पोर्ट है। अब क्या हुआ कि उसको बनाने के लिए श्रीलंका को पैसे दिए गए चाइना के द्वारा। जब चाइना उस पैसे को इंटरेस्ट के साथ में नहीं चुका पाया तो फिर 99 ईयर्स के लिए चाइना ने उसको लीज पर ले लिया, उसको एनकोरेज कर लिया कि ठीक है हम जो है इसको ऑपरेट करेंगे। तो चाइना की ये पॉलिसी जो है वो इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर काफी ज्यादा जो है वो ट्रैप की तरह, जाल की तरह जो है वो फैली हुई है। अच्छा, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं एशियन नाटो की। वाकई में ये एशियन नाटो है नहीं, लेकिन चाइना ने इसको एशियन नाटो कहा है। एशियन नाटो का अगर हम लोग मतलब समझे तो क्वाड कंट्रीज हम लोग कहेंगे। तो क्वाड कंट्रीज के अंदर जापान, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया जो है, क्वाड्रिलैटरल एक ग्रुप जो है जिसको हम लोग कहते हैं मिलिट्री अलायंस, वो सामने निकल कर आता है। एक मालाबार एक्सरसाइज जो है वो इनके द्वारा की जाती है ताकि चाइना का जो इन्फ्लुएंस है इन इंडो पैसिफिक रीजन उसको कम किया जा सके। अब हमारे पास में दो ग्रुप हो गए, एक तो ऑकस ग्रुप हो गया और दूसरा हो गया हमारे पास में कौन सा, क्वाड ग्रुप। क्या ये ऑकस ग्रुप आने से क्वाड की जो हम लोग कह रहे हैं कि इन्फ्लुएंस था वो क्या कम हो जाएगा? देखिए, जहां तक बात है कि क्वाड का इन्फ्लुएंस जो है वो इससे कम नहीं होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी जो है वो मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा था और पहले से ही जो है इसने अपना इन्फ्लुएंस जो है वो कायम रखा है। हाँ, कुछ हद तक हम लोग कह सकते हैं कि क्वाड का इन्फ्लुएंस जो है कम तो होगा, लेकिन इतना ज्यादा कम नहीं होगा कि ऑकस ग्रुप उसको पूरा का पूरा कैप्चर कर लेगा। एक सोचने वाली बात यह भी है कि जब फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के बीच में पहले से ही सबमरीन को लेकर डील हो चुकी थी, तो क्या इससे फ्रांस नाराज हुआ है? बिल्कुल, फ्रांस के नाराज होने से फ्रांस और इंडिया जो है वो काफी नजदीक आ चुके हैं, क्योंकि इंडिया को भी इसके अंदर, मतलब क्वाड में तो शामिल है लेकिन ऑकस के अंदर शामिल नहीं है। इसके बाद में इंडिया और फ्रांस जो है वो काफी नजदीक आ चुके हैं। तो ये रीजन जो है वो हम लोग देख सकते हैं कि इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर भारत जो है वो उसी शेर के समान था जिसका एग्जाम्पल मैंने आपको शुरुआत में दिया था कि शेर अगर कुछ दिन शिकार नहीं करता है तो इसका मतलब ये मत समझना कि वो शिकार करना भूल गया है। शेर शिकार भी करेगा और बड़ा जबरदस्त शिकार करेगा, लेकिन जब समय आएगा तब शिकार करेगा। इसलिए भारत जो है वो चाहे क्वाड हो चाहे ऑकस हो, इन सब की हेल्प से जो है वो एक दिन जरूर शिकार करेगा। और शिकार जो है वो क्या होगा, वो चाइना होगा, क्योंकि चाइना का कोई भरोसा नहीं है, वो पलटकर कभी भी वार कर सकता है। इसलिए
इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर ऐसे कंट्रीज का इन्फ्लुएंस होना जरूरी है जो कि वाकई में भारत के पक्ष में है। तो चलिए, आई होप आप लोगों को लेक्चर जो है वो पसंद आया होगा, कुछ समझ में भी आया होगा। मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि ये जो क्वाड ग्रुप है इसको कब बनाया गया था और क्वाड ग्रुप के द्वारा कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज जो है वो कंडक्ट करवाई जाती है। स्टडी क्लोज आप लोगों के लिए बहुत ही गजब के बेहतरीन लेक्चर लाता रहेगा। नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है। आप लोग मुझे टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, दीपक इंदौरा ऑफिशियल। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।